नमस्कार दोस्तों, एडुसेट के नेटवर्क में आपका स्वागत है। हमारे आज के लेक्चर का विषय है हिंदी कहानी, जो कि 2 भागों में विभाजित है। आज होगा और बाकी कल। और इस लेक्चर के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय। और इसी के साथ मैं सर का स्वागत करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए, और रिक्वेस्ट करूँगी कि आज का लेक्चर आप शुरू करें सर। जी बहुत धन्यवाद ऋषि जी। मित्रों, हम हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले हमने हिंदी कहानी का जो प्रारंभिक दौर था, जो आधुनिक युग का, आधुनिक हिंदी का वह जो प्रारंभिक काल है, जिसमें भारतेंदु युगीन हिंदी कहानी पर हमने विचार किया। और फिर उसके बाद द्विवेदी युगीन, महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में हिंदी कहानी का क्या विकास हुआ, कहाँ पहुंची, उसके स्वरूप में क्या परिवर्तन आया। और फिर प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी पर हमने विस्तार से परिचर्चा की। इस तरह से हमने देखा कि पहले जो 3 चरण हैं कहानी के विकास के, उनमें समय सापेक्ष परिवर्तन विषय वस्तु के आधार पर, भाषा शैली के आधार पर होता चला गया। अब हम चल रहे हैं प्रेमचंद उत्तर युगीन हिंदी कहानी के स्वरूप पर और उसके प्रदेय या अवदान पर चर्चा करनी शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि प्रेमचंद के बाद का जो समय है वह काफी हद तक हम देख सकते हैं कि 36-37 के बाद से 47 के बीच में एक दौर है जो साहित्य सृजन में एक बदलाव की ओर हमें उन्मुख करता है। लेकिन आज़ादी के बाद का जो समय है वह साहित्य की तमाम विधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ हमारे सामने आता है। यही स्थिति हिंदी कहानी के साथ भी है। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी का की दिशा और आयाम कैसे बदले, उसकी दशा कैसे बदली, कहानीकारों ने युग और युग धर्म का निर्वाह करते हुए समय की नब्ज को कैसे पहचाना, और उनकी कहानियों के विषय वस्तु या कथानक की दृष्टि से जो परिवर्तन हुए, पात्र योजना, संवाद योजना आदि में जो परिवर्तन हुआ, परिवेश निर्माण में जो परिवर्तन हुआ, उस पर हम आज इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी यह प्रेमचंद के बाद की हिंदी कहानी है। हम जानते हैं कि प्रेमचंद को कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में और भारतीय वाङ्मय में जाना जाता है। प्रेमचंद के बाद के कथा साहित्य में बहुत से आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी में भी उसी तरह दिखाई देते हैं जैसे उपन्यास में हम चर्चा कर चुके हैं, या जैसे नाटक में हमने जयशंकर प्रसाद के बाद के समय में परिवर्तन देखे थे। इस काल में कहानी के मोटे तौर पर 2 रूप उभर कर हमारे सामने आए। पहला मनोवैज्ञानिक कहानी का एक पूरा स्वरूप था। उसकी संरचना इस तरह से बुनी गई थी कि उसमें समाज मनोविज्ञान, उसमें सामाजिक का मनोविज्ञान, उसमें पात्रों की मनःस्थिति आदि का विश्लेषण विस्तार से किया गया। दूसरा सामाजिक या समाजवादी कहानी का एक रूप हमारे सामने आता है। समाज संबंधी तमाम चुनौतियों, समस्याओं को, संघर्षों को इस तरह की कहानी में उजागर करने का प्रयास कहानीकारों ने किया था। इस युग की कहानियों में 2 विशेष दृष्टियां भी उजागर होती हैं, बल्कि हम कह सकते हैं कि उनको कहानीकार उद्घाटित करता है। पहली, वे कहानीकार इस युग में देखने को मिलते हैं जो प्रेमचंद युगीन परंपरा और कहानी, प्रेमचंद युगीन परंपरा को और युगीन कहानी को, उसी दृष्टि को केंद्र में रखकर विस्तार देते हुए आगे बढ़ाते हैं। यानी वो प्रेमचंद की परंपरा का अनुसरण करते हुए उसी मूल कथा दर्शन को अपनी कहानियों के माध्यम से आगे बढ़ाने का रचनात्मक प्रयास करते हैं। दूसरा, मनोविश्लेषण सिद्धांत के आधार पर कहानी कहने वाले कहानीकार जो मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि से विवेचन विश्लेषण करते हुए कहानी को कहीं वो पात्रों का मनोविज्ञान, कहीं वो समाज का मनोविज्ञान, कहीं वो राजनीति का और धर्म का मनोविज्ञान, इस तरह की चीजें भी उसमें ली जाती हैं। प्रेमचंद कहानी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले जो मुख्य कहानीकार, कथाकार हैं, उनमें यशपाल का नाम उल्लेखनीय है, चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त विद्यालंकार हैं, अमृत राय हैं, रांगे राघव हैं, उपेंद्रनाथ अश्क हैं, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, मनमथ नाथ गुप्त, देवेंद्र सत्यार्थी, प्रभाकर माचवे और भैरव प्रसाद गुप्त आदि। ये वो कहानीकार हैं जिन्होंने प्रेमचंद द्वारा जो
कहानी का बीज वपन किया गया था और जिस तरह की कथा की संरचना तैयार की गई थी उसी कथा संरचना को इन्होंने अपनी कहानियों के सृजन से आगे बढ़ाया, उसे गति दी। इन कहानीकारों पर पाश्चात्य दृष्टि और पाश्चात्य दर्शन का भी प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाई देता है। मार्क्सवादी दृष्टि और मार्क्सवादी दर्शन ये भी इन कहानियों में सीधे या प्रकारांतर से प्रकट होता है। कहीं ना कहीं भाषा के रूप में, संवादों के रूप में, कथ्य के रूप में, उद्देश्य के रूप में वो बात प्रकट होती है। यशपाल ने सामाजिक चेतना से प्रेरित होकर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को कहानी का मुख्य आधार बनाया, बल्कि उसकी आधारशिला उन्होंने तैयार की। उनकी कहानियां परिणामवादी कहानियां बनकर हमारे सामने आई। जीवन की ऊष्मा और यथार्थ को अभिव्यक्ति देने वाली कहानियां यशपाल की कहानियां जानी जाती हैं, उस रूप में उनको देखा जाता है। जीवन का महत्व, जीवन की जो मनुष्य के या समाज के लिए उसकी क्या महत्ता है, उसकी क्या उपादेयता है, उसको उजागर किया। जीवन में नतीजों और परिणामों का भी महत्व होना चाहिए। उनको लगता है कि वो निष्प्रयोजन या निरुद्देश्य जीवन ऐसे ही चलता रहे, वो नहीं होना चाहिए, उसका कुछ परिणाम भी आना चाहिए। इन कहानियों में इस तरह की मानसिकता को, इस तरह की दृष्टि को यशपाल ने विषय वस्तु बनाकर पात्रों के और घटनाक्रमों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया। अपने अंतिम चरण में तो प्रेमचंद स्वयं, हम जानते हैं कि कफन तक आते आते, वो जो कफन कहानी है उनकी, वहां तक आते आते वो यथार्थवादी हो जाते हैं। इसलिए आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की बात भी हम करते हैं और यथार्थोन्मुख आदर्शवाद की बात भी हम करते हैं। प्रेमचंद की कफन कहानी, पूस की रात कहानी, नशा और बड़े भाई साहब, ये सब कहानियां वो हैं जो बाद के रचनाकारों के लिए प्रेरणा बनती हैं। उन्होंने, ये जिनकी चर्चा हमने की कि वो प्रेमचंद की परिपाटी का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े, विशेष रूप से जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये तीन महान हस्तियां हिंदी जगत की जिन्होंने कथा साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही विलक्षण योगदान किया। उनकी उन सब की रचनाओं को, कथाओं, कहानियों और उपन्यासों को अगर हम देखें तो उन पर कहीं ना कहीं यह प्रेमचंदीय दृष्टि और दर्शन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वहीं इन सबके साथ साथ अगर हम समानांतर प्रभाव की बात करें तो फ्राइड का प्रभाव भी इन तीनों रचनाकारों पर है, जैनेन्द्र पर भी है, अज्ञे पर भी है और इलाचंद जोशी पर भी है। एडलर का प्रभाव भी है। ऐसे पाश्चात्य जो दार्शनिक थे, उनका जो दर्शन था, उसका प्रभाव भी इन कथाकारों, कहानीकारों पर हमें स्पष्ट प्रकट होता है। इन कहानीकारों की कहानियों में एक तरफ भारतीय दर्शन और उसके प्रति आग्रह यह दिखाई देता है। वो भारतीय दर्शन की जो पारंपरिक जो परिपाटी है उसको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, और दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की जो आवृत्ति है या वृत्ति है वह भी उसमें प्रकट होती है। ये एक शुभेच्छा उनके मन में कहीं ना कहीं रहती है कि दोनों का समन्वय करके, संगम करके वो अपनी कहानियों की बनावट करते हैं। नए और बदले हुए शिल्प विन्यास के साथ हिंदी कहानी में उल्लेखनीय परिवर्तन की शुरुआत अगर हम माने किसी ने की तो वो जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञे ने की। फ्राइड और एडलर के प्रभाव स्वरूप मनोविश्लेषण की पद्धति से पात्रों का आत्ममंथन, आत्मचिंतन, एकालाप, मनस्थितियों का विश्लेषण, मानसिक ग्रंथियों के अनुरूप कथा विन्यास की प्रस्तुति और इसी दृष्टि से कथानक का निर्माण भी इन कहानीकारों की पहचान बना। दरअसल मन में चलने वाले अनेक कारणों से पैदा होने वाले द्वंद्वों को या दुविधाओं को इन कहानीकारों ने बड़ी बारीकी से पढ़ा, उनका बहुत ही भरोसे और प्रमाण के साथ उनका विश्लेषण किया और हमारे सामने रखा कि स्थितियां जो हैं वो मनुष्य को किस तरह प्रभावित करती हैं, चाहे वो परिस्थितियां पारिवारिक और सामाजिक हों, चाहे वो परिस्थितियां राष्ट्रीय हों या व्यक्तिगत स्तर पर भी वो परिस्थितियां किस तरह मनुष्य का निर्माण करती हैं और वो किन दुविधाओं और द्वंद्वों से गुजरता है, इसकी चर्चा उन कहानियों में की गई है। जैनेन्द्र की इस प्रकार की अनेक कहानियां हैं, कहीं बाल मनोविज्ञान है जैसे पाजेब है, जैसे खेल है, इसी तरह दुष्कर्मी, कापालिक, डायरी के नीरस पृष्ठ तथा रात्रिचर,
ये वो कहानियां हैं जिसमें जैनेंद्र ने अपनी मनोविश्लेषणात्मक प्रौढ़ दृष्टि का परिचय दिया है, और ये कहानियां बहुत रोचक भी बन गई हैं, सुपठ्य भी हो गई हैं, और जो कहानी जगत है, पाठक जगत है, उसमें इनकी स्वीकृति भी हुई है। अज्ञे ने अपनी कहानियों में व्यक्ति के अहम को बहुत अधिक महत्व दिया है, क्योंकि वो बूंद का जो अस्तित्व है, उसकी जो अस्मिता है, उसकी जो पहचान है, उसकी वकालत, उसकी पक्षधरता लगातार करते रहे हैं। इसलिए अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव है, और व्यक्ति के अहम को वो अपनी कहानियों और अपनी कथात्मक रचनाओं में महत्वपूर्ण मानते हैं। इस दौर की कहानियां सामाजिक यथार्थ के साथ साथ मानव मन की गहराइयों का संस्पर्श करने वाली कहानियां हैं। व्यक्तिवादी कहानियां भी हम इनको कह सकते हैं। इनमें मनोविज्ञान और भाव प्राधान्य यह साफ दिखाई देता है। अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव भी इन कहानियों और कहानीकारों पर प्रकट दिखाई देता है। विशेष रूप से अज्ञे की कहानियों में तो यह चारों तरफ विद्यमान है। उनकी पात्र योजना हम देखें, उनके कथानक की बुनावट हम देखें, वो बात वहां पर प्रकट होती है। एक समीक्षक और बड़े स्थापित आलोचक हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। उन्होंने इस युग की कहानी के विषय में, उसके बदलते कथ्य शिल्प और तेवरों के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन अपनी रचना में, अपनी पुस्तक में लिखा। वो कहते हैं, आज की कहानी जीवन की जटिलता तथा संकुलता को अभिव्यक्ति देने का सशक्त माध्यम बन रही है। जीवन की जटिलता और संकुलता को अभिव्यक्ति देने का सशक्त माध्यम बन रही है। इसलिए इसने शिल्प के पुराने चौखटों को तोड़ दिया है। यह अपनी परिवर्तनशीलता और विविधता में नए से नए चिंतन को आत्मसात कर रही है, आधुनिकता से साक्षात्कार कर रही है। इसीलिए शायद बार बार इसे नया नाम और रूप धारण करना पड़ रहा है। ये जो नई कहानी, अकहानी या सक्रिय कहानी या विचार कहानी जैसे जो आंदोलन आए, उनको ध्यान में रखकर यह बात इंद्रनाथ मदान ने कही कि बार बार कम समय के अंतराल पर कहानी को अपना नया रूप, अपना नया नाम क्यों धारण करना पड़ रहा है। तो उन्होंने भी इस मनोविज्ञान को, कहानी में होने वाले कथ्य और शिल्प के परिवर्तनशील मनोविज्ञान को पढ़ा, और उसी के आधार पर यह बात उन्होंने कही है। डॉक्टर मदान ने कहानी के जो नए नए आंदोलन आजादी के बाद कथा लेखन के क्षेत्र में लगातार आते चले गए, उन्हें दृष्टि में रखकर यह बात कही, जो कि ठीक भी लगती है, उचित भी लगती है। स्वतंत्रता के बाद की कहानी को जिन रूपों या शीर्षकों में बांटा गया, हम उनको एक बार उन पर एक दृष्टि डालें तो ज्ञात होगा कि डॉक्टर मदान ने जो बात कही है, वस्तुतः उसके पीछे एक उनके पास सुदृढ़ आधार है। नई कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी, सक्रिय कहानी, लघु कहानी, विचार कहानी, और कुछ समीक्षकों ने इन सभी कहानी आंदोलनों को नई कहानी, साठोत्तरी कहानी, समकालीन हिंदी कहानी, 7वें दशक की हिंदी कहानी, 8वें दशक की हिंदी कहानी, 9वें दशक की हिंदी कहानी, और इसी प्रकार अंतिम दशक की हिंदी कहानी, इस प्रकार के वर्गों में भी विभक्त किया है। ऐसे शीर्षकों में बांटकर कहानी को देखने का या विश्लेषित करने का एकमात्र कारण सुविधा है, ताकि हम उस युग, उस एक दशक की कहानियों का, कहानीकारों का विधिवत मूल्यांकन, समीक्षा कर सकें और जान सकें कि उनका जो प्रदेय है वो कितना मौलिक है, उसमें कितनी नवीनता है, उसमें समाज कितना जीवित है, सामाजिकता कितनी जीवित है, राष्ट्र कितना जीवित है, और जो सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियां हैं, जो संस्कृतिकरण और अपसंस्कृतिकरण से गुजरने का द्वंद्व है, वो क्या है। ये तमाम चीजें इन कहानियों के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से हमारे सामने आती हैं। सन 1950 ईस्वी में श्री भैरव प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में एक पत्रिका प्रकाशित हुई, जिसका नाम ही था नई कहानियां। वास्तव में नई कविता की तर्ज पर नई कहानी का भी शुभारंभ हिंदी कथा जगत में हो गया।
प्रेमचंद के बाद की कहानी नई कहानी क्यों कहलाई? इस विवाद को कहानी, लहर, कल्पना और कृति, ये 4 पत्रिकाएं हैं, इन्होंने इस विवाद को, इस चर्चा परिचर्चा को बहुत महत्व दिया और चारों पत्रिकाओं में इस डिबेट की विस्तार से विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की गई कि भाई क्या कारण है कि प्रेमचंद के बाद की कहानी जो है वो नई कहानी बन गई, उसका नयापन किस रूप में हमारे सामने आता है। यह भी मुद्दा उठाया गया कि प्रेमचंद युगीन कहानी से क्या वास्तव में इस कहानी के पार्थक्य को, पृथकता को, नवीनता को हम रेखांकित कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं तो किस हद तक उसमें यह नयापन विद्यमान है। हम क्यों उसे नई कहानी कहना समुचित या सार्थक मानते हैं, इसकी चर्चा परिचर्चा विद्वानों द्वारा, समालोचकों द्वारा, कथा लेखकों द्वारा इन चारों पत्रिकाओं में कहानी, लहर, कल्पना और कृति आदि इनमें बार बार की गई। अनेक कहानी संग्रहों की भूमिकाओं में भी इस विषय को, इस मुद्दे को विवेचना का विषय बनाया गया। जो कहानीकार जिनका संकलन छप रहा है या संपादक जिन्होंने कुछ एक कहानीकारों की कहानियों को संकलित करके एक साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया, उन्होंने अपने संपादकीय में, उन्होंने अपनी भूमिका में इस प्रकार की चर्चा को आगे बढ़ाया। बहुत से आलोचना ग्रंथों में भी हम देख सकते हैं कि यह संवाद बहुत देर तक, बहुत दूर तक चलता रहा कि नई कहानी जो है वो नई क्यों है। परिणाम यह हुआ कि 6ठे दशक के उत्तरार्ध तक आते आते, 6ठे दशक के अंतिम दौर तक, उत्तरार्ध तक आते आते नई कहानी नाम प्रचलित हो गया, स्वीकृत हो गया, बल्कि कहना चाहिए मान्य हो गया, और नई कहानी एक आंदोलन के रूप में, एक मूवमेंट के रूप में हिंदी कथा जगत में स्थापित हो गया। प्रेमचंद के सुपुत्र श्रीपत राय की प्रसिद्ध पत्रिका कहानी ने सन 1956 के अंक में श्री भैरव प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में नई कहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा को पाठक स्वीकृति प्रदान की। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस कहानी पत्रिका की है, श्रीपत राय द्वारा जो संपादित थी, और एक तरह से नई कहानी का यह घोषणा पत्र था। घोषणा हो गई कि नई कहानी क्या होती है, उसकी अपनी अलग एक पहचान है, एक अस्तित्व है और उसका अपना एक वैशिष्ट्य है, उसकी चर्चा उसमें की गई। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने इस संदर्भ में एक और रोचक टिप्पणी की है। वे लिखते हैं, चयन संपादक का, मूल्यांकन नाम्बर सिंह का, रचनाएं मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी आदि अनेक कहानीकारों की, और श्री गणेश, श्री धनपत राय का, सबने मिलजुल कर नई कहानी को जन्म दिया, इसका पालन पोषण किया और इसे आलोचकों से भिड़ने के लिए छोड़ दिया। यानी ये सब मिलकर इस नई कहानी की संरचना, इसकी बनावट विधिवत कर रहे थे, और सबके अवदान या योगदान से नई कहानी हमारे सामने आई। फिर आलोचक जगत उस पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए स्वतंत्र हो गया और सबने नई कहानी का मूल्यांकन विधिवत किया। नई कहानी की वैचारिकता मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद के योग से तैयार की गई। जैसा पहले भी मैंने कहा कि नई कहानी की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है उसमें मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव है, उसे हम उससे इनकार नहीं कर सकते, और अस्तित्ववाद का भी योगदान इस कहानी, क्योंकि जो कथाकार थे उन पर पाश्चात्य दृष्टि और दर्शन का प्रभाव सीधे या प्रकारांतर से पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं एक तरफ भारतीय कथा लेखन की परंपरा के प्रति आग्रह था और दूसरी तरफ पाश्चात्य कथा लेखन की जो दृष्टि थी या जो दार्शनिक सिद्धांतों का जो प्रभाव था उसके प्रति भी एक आकर्षण उनके मन में विद्यमान था। इसलिए कहानीकारों ने इन दोनों को मिलाकर, यानी भारतीय चिंतन परंपरा को, भारतीय संस्कृति और दर्शन और दृष्टि को, उधर पाश्चात्य मार्क्सवादी या अस्तित्ववादी दृष्टि और दर्शन को मिला करके कहानियों की रचना की, उसमें उसके शिल्प का गठन किया, उसके पात्रों का निर्माण किया,
उनकी संवाद योजना और भाषा शैली आदि पर विधिवत जो परिवर्तन अपेक्षित थे वो परिवर्तन भी समय सापेक्ष करते चले गए। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, बड़ी चर्चित और महत्वपूर्ण पुस्तक है चतुर्वेदी जी की, उस पुस्तक में उन्होंने नई कहानी के बदलाव पर विचार करते हुए एक बहुत अच्छी टिप्पणी की थी कि रघुवीर सहाय, निर्मल वर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तथा कुंवर नारायण आदि ये सब वो कहानीकार हैं जो नई कहानी के अवतरण के वस्तुतः प्रेरक हैं या वो उसके मुख्य धारक हैं। कहीं ना कहीं परिवर्तन जो हुआ वो इन कहानीकारों की सोच, इनकी दृष्टि या इनकी प्रेरणा से हुआ। इन कहानीकारों ने अपनी कहानियों में जैनेन्द्र तथा अज्ञेय के जो प्रारंभिक प्रयोग थे, प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र और अज्ञेय ने या इलाचंद जोशी ने जो नए प्रयोग करने प्रारंभ किए थे, उन प्रयोगों को इन समस्त कहानीकारों ने, जिनकी चर्चा अभी हमने की, रघुवीर सहाय, निर्मल वर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कुंवर नारायण आदि, इन्होंने उन्हीं जैनेन्द्र और अज्ञेय के आरंभिक प्रयोगों को विकास दिया, गति दी, आगे बढ़ाया और कहानी की गतिशीलता को एक तरह से नया प्राण संचरित किया। रघुवीर सहाय और मुक्तिबोध ने तो घटना और चरित्रों के संदर्भ में अपनी सूक्ष्म अनुभवों से जन्य कहानी को इस तरह से बुना कि कहानी रोचक हो गई, सुपठ्य हो गई और हिंदी कथा जगत में, कहानी जगत में उसकी प्रशंसा भी होने लगी। पात्रों के विभिन्न घात प्रतिघातों को भी विषय वस्तु में पिरोकर इन कहानीकारों ने, रघुवीर सहाय और मुक्तिबोध ने बहुत ही रचनात्मक रूप में प्रस्तुत किया। ये एक जो अनुभवी कथाकार है उसका अनुभव इस तरह से कहानियों में हमारे सामने प्रकट हुआ। रघुवीर सहाय का कहानी संग्रह सीढ़ियों पर धूप तथा कुंवर नारायण के कहानी संग्रह काठ का सपना और आकारों के आसपास, ये इसी नई सोच, इसी नए परिवर्तन के सूचक हैं, परिचायक हैं। एक प्रयोगशीलता और प्रयोग करने की क्षमता इन दोनों कथाकारों में विशेष रूप से उजागर होती है। इनके कहानी संग्रहों के आधार पर, इनकी कहानियों के पठन पाठन के आधार पर ये बात हम सुदृढ़ता से कह सकते हैं। इस कहानी आंदोलन में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। दरअसल ये तीनों कहानीकार वो हैं जिन्होंने इस नई कहानी के आंदोलन को, माने कहानी जगत में नई कहानी नाम से जो आंदोलन आया, उसको सशक्त बनाया, उसे समर्थ बनाया और उसे एक तरह से सार्थकता प्रदान की। ये तीनों महान कहानीकार हैं। मोहन राकेश जो नाटककार के रूप में भी बहुत लब्ध प्रतिष्ठ हैं, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। राजेंद्र यादव ने भी उपन्यास और कहानियों से हिंदी जगत को समृद्ध किया और कमलेश्वर तो हम जानते हैं कि बड़े स्थापित पत्रकार भी रहे। वो दूरदर्शन पर और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर वो अपनी एक अलग पहचान रखते थे और उन्होंने जो कहानियां लिखी, जो उपन्यास लिखे, जिस पर बहुत सारी पिक्चरें भी बनी, तो निश्चित रूप से कमलेश्वर ने नई कहानी को आधुनिकता के संदर्भ में, बदलते हुए समय और दौर के संदर्भ में कुछ नए मायने दिए। मार्कंडे, शिव प्रसाद सिंह और निर्मल वर्मा ने भी इस प्रकार के शिल्प की संरचना की है। वास्तव में मार्कंडे, शिव प्रसाद सिंह और निर्मल वर्मा ये इस कहानी आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवदान अपनी तरफ से करते हैं। इनकी कहानियां भी हिंदी जगत में, पाठक जगत में लोक स्वीकृत हुई, उनको मान्यता मिली और एक प्रकार से ये माना गया कि ये भी स्थापित कथाकार और कहानीकार के रूप में उभरे हैं। नई कहानी व्यक्ति के सत्य को उद्घाटित करने का काम करती है। जो व्यक्ति का व्यक्तिगत सत्य है वह उसे उजागर करने का महत्वपूर्ण काम नई कहानी करती है। और जो व्यक्ति का सत्य होता है वह कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा होता है, परिवार से जुड़ा होता है। इसलिए व्यक्ति के सत्य के माध्यम से फिर वो परिवार और समाज भी, फिर देश भी उसके माध्यम से व्यक्त होता है। यह कहानी कहीं कहीं समाज निरपेक्ष भी हो जाती है
और विशेष रूप से निर्मल वर्मा की कहानियों में इस वृत्ति को हम देख सकते हैं कि वो कहीं समाज निरपेक्ष भी हो जाते हैं। यानी ऐसा लगता है कि सामाजिक सरोकार उस कहानी में गायब हो गए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, वस्तुतः ऐसा होता नहीं। अमरकांत, मार्कंडेय और भीष्म साहनी वास्तव में प्रगतिशील कहानीकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। जो प्रगतिशीलता का जो मुद्दा और जो दर्शन और जो दृष्टि हिंदी साहित्य के तमाम दूसरी विधाओं में हम देख पाते हैं, उसका कहीं ना कहीं समावेश हमें इन तीन कहानीकारों में, अमरकांत, मार्कंडेय और भीष्म साहनी, इनकी रचनाओं में, इनकी कहानियों में मिलता है। व्यष्टि और समष्टि के मिश्रित यथार्थ को, यानी बूंद का और समुद्र का, व्यक्ति का और सृष्टि का क्या संबंध है, उन दोनों में आंतरिक स्तर पर, बाह्य स्तर पर जो संबद्धता है, उस संबद्धता का मूल क्या है, उसकी प्रेरणा क्या है। क्या व्यक्ति समाज से अलग रह सकता है? क्या व्यक्ति की समाज से अलग कोई अपनी विशिष्ट पहचान है? और क्या समाज का निर्माण व्यक्ति व्यक्ति से नहीं होता? क्या सामाजिक संरचना की बुनावट में व्यक्ति की भूमिका उल्लेखनीय नहीं होती? ऐसे कई प्रश्न हैं जो बूंद और समुद्र के परिप्रेक्ष्य में हम जिसकी चर्चा करते रहे हैं। उन सब मुद्दों को इन कहानीकारों ने उकेरा है, उभारा है। व्यष्टि और समष्टि के मिश्रित यथार्थ को फणीश्वरनाथ रेणु, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी और मोहन राकेश, इन्होंने अपनी कहानियों में विशेष रूप से रेखांकित किया है। फणीश्वरनाथ रेणु एक बड़ा नाम हिंदी कथा जगत में है। आंचलिक रचनाकार के रूप में, चाहे उनके मैला आंचल की बात करें, आंचलिक उपन्यास है, या परती परिकथा की बात करें, मारे गए गुलफाम रूपी कहानी तीसरी कसम की बात करें, ऐसे तमाम पक्ष हैं रेणु के, जिन्होंने अपनी विशिष्ट शैली का, विशिष्ट अंदाज का परिचय हिंदी कहानी जगत को, उपन्यास जगत को कराया। लेकिन उन्होंने व्यष्टि और समष्टि के संबंधों का जो मनोविज्ञान है, जो समाज मनोविज्ञान है, उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से रेखांकित किया। समकालीन भारत के बदलते भारतीय समाज के नए रूप, उस समय इन कहानीकारों का जो समकालीन समाज था, उसका स्वरूप, उसका रूप कैसे बदल रहा था, उसमें क्या परिवर्तन हो रहे थे, उनमें पाश्चात्य प्रभावों से क्या चुनौतियां खड़ी हो रही थीं, और बदलते भारतीय समाज के उस नए रूप को पहचानने में, उसकी पहचान को रेखांकित करने में इन कहानीकारों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई, उसे उकेरने का काम किया। अर्थ की महत्ता, स्वतंत्रता के बाद जब भारतीय सामाजिक एक विशेष प्रकार की उड़ान ले रहा था, उसे लग रहा था कि आज़ाद भारत में उसके समस्त स्वप्न जो हैं वो साकार होने जा रहे हैं। ऐसे में अर्थ की महत्ता क्या है, पैसा कितना महत्वपूर्ण है, उस अर्थ को कमाना, उसके लिए तमाम तरह के प्रयास करना, ऐसी चुनौतियां, ऐसी समस्याएं, अर्थ की पारिवारिक सामाजिक जरूरत को इन कहानीकारों ने नई कहानी के माध्यम से विशेष रूप से उकेरा। जहां बेरोजगारी की समस्या, नौकरी की समस्या, धनार्जन की समस्या, गरीबी की समस्या, ये तमाम प्रश्न इसके साथ साथ प्रकारांतर से उभर कर हमारे सामने आ रहे थे। भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। चीफ की दावत बहुत ही चर्चित और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी भीष्म साहनी की। भीष्म साहनी बड़े अच्छे रंगकर्मी भी हैं, कथाकार भी हैं। हम जानते हैं कि सिने अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई हैं, और उन्होंने बहुत सारे प्रयोग करके नाटक जगत में दिखाए हैं। उनकी कहानियों में भी हम उसको देख सकते हैं। चीफ की दावत माँ बेटे के संबंधों के टूटने की वेदना को बहुत ही मार्मिक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करती है। माँ और बेटे का संबंध जब टूटता है तो उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो कसक है, उसकी जो वेदना है, वो इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने आती है। बेकार बेकाज भाई, ऐसा भाई जिसके पास रोजी रोटी के लिए कोई साधन नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई कामकाज नहीं है। ऐसे बेकार और बेकाज भाई तथा कामकाजी बहन, इनके संबंधों में बदलाव कैसे आता है, इस बदलाव का कारण क्या होता है,
ऐसे तमाम प्रश्नों को उषा प्रियंवदा ने जिंदगी और गुलाब के फूल नामक कहानी में, शीर्षक कहानी में बहुत ही खूबी के साथ उकेरा है। बहुत ही बढ़िया कहानी है। और उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी बहुत चर्चित, बहुत ही प्रेरक कहानी है। और इस कहानी को हम बार बार जब जब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ नई ध्वन्यात्मकता का, कुछ नए अर्थबोध का अनुभव होता है। वापसी भी परिवार के विघटन और टूटन की बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, जो मर्मस्पर्शी रूप में हमारे सामने आती है। ऐसे न जाने कितने मनः पटल के परतों को उद्घाटन करने का, उनको उजागर करने का काम ये कहानी करती है। यह नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, अर्थात पुत्र जो नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है और पिता जो पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसको हम समय के अंतराल की लड़ाई भी कहते हैं, जिसको हम समय सापेक्ष परिवर्तनों का संघर्ष भी कहते हैं। उस मुद्दे को, उस विषय को, संबंधों की उस टकराहट को भी उषा प्रियंवदा ने या उस युग के अन्य कहानीकारों ने अलग अलग समय पर उठाया है। उस टकराहट को इन्होंने बड़ी बारीकी से अनुभव करते हुए कहानियों में उतारा है। पीढ़ीगत अंतराल के इस धरातल को नई कहानीकार विधिवत अपनी कथा वस्तु बनाता है। दो पीढ़ियों का संघर्ष, दो युगों का संघर्ष। तो ये जो संघर्ष है, इससे जो टकराहट होती है और ध्वनियां पैदा होती हैं और फिर उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, उनको इन कहानीकारों ने बखूबी उजागर किया। नई कहानी आंदोलन में प्रेम संबंधों पर भी बहुत सारी कहानियां लिखी गई हैं। इनमें प्रेमजन्य मनःस्थिति, परिस्थितियों से पैदा हुआ तनाव, प्रेम की जटिलतापूर्ण चुनौतियां, द्वंद्व, नैतिक संघर्ष, भावनाओं की टकराहट, बदलती मानसिकता और उससे पैदा होने वाली त्रासदी। यानी प्रेम के कारण ये जो परिवार में, समाज में, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में जो तमाम तरह की चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, उन समस्याओं को बड़ी बारीकी से, बहुत नज़दीकी से इन कहानीकारों ने देखा और उन्हें कथा वस्तु के साथ, कथानक के साथ जोड़कर, घटनाक्रमों के साथ जोड़कर कहीं मुख्य कथा के रूप में और कहीं गौण कथा के रूप में उसके साथ साथ पिरोया। निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे इसका ज्वलंत उदाहरण है। धर्मवीर भारती की कहानी बन्नो इसी का एक और उदाहरण है। मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जिस पर फिल्म भी बाद में बनी। निर्मल वर्मा की कहानी अंधेरे में, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जो राज कपूर की एक बहुत चर्चित फिल्म के रूप में हमारे सामने आ चुकी है, तीसरी कसम नाम से। मार्कंडे की कहानी हंसा जाई अकेला। ये कुछ ऐसी कहानियां हैं, ऐसी बहुत सारी अन्य कहानियां भी हैं जिनका उल्लेख, जिनकी चर्चा हम इस परंपरा में, इस परिपाटी में कर सकते हैं। तो नई कहानी आंदोलन को सशक्त बनाने में प्रेम विषय भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन प्रेम का वह जो पारंपरिक भारतीय प्राचीन मूल्यों को संबलित करके चलने वाला रूप था, वो इन कहानियों में आकर बदल गया। इस पर कहीं ना कहीं बदलते समाज और युग का, आधुनिकता और आधुनिकीकरण का, पाश्चात्य दृष्टि और दर्शन का प्रभाव हम देख सकते हैं। नई कहानी आंदोलन की मजबूत आधारशिला तैयार करने वालों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और धर्मवीर भारती, ये चार स्तंभ हैं जिन्होंने नई कहानी का एक मजबूत आधार हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। किंतु उस आंदोलन को विधिवत प्रतिष्ठित और स्वीकृत कराने वालों में, ये चार तो थे जो आधारशिला बना रहे थे, लेकिन इसमें फिर योगदान अपना अपना थोड़ा या ज्यादा ये अन्य कहानीकारों ने भी किया। वो नई कहानी आंदोलन के बहुत ही महत्वपूर्ण कहानीकारों के रूप में पहचान अपनी बनाते हैं। ऐसे कहानीकारों में निर्मल वर्मा, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, फणीश्वर नाथ रेणु, श्रीकांत वर्मा, अमरकांत, शिव प्रसाद सिंह, भीष्म साहनी, नरेश मेहता, राम कुमार, गिरिराज किशोर, राजकमल चौधरी, कृष्णा सोबती,
महेंद्र भल्ला, सुधा अरोड़ा, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, शिवानी, काशीनाथ सिंह और ऐसे और बहुत से नाम हैं जो इस आंदोलन से जुड़े। समय समय पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों का सृजन किया और हिंदी कहानी जगत को नई कहानी आंदोलन के तहत हो रहे पारंपरिक हिंदी कहानी के परिवर्तनों को शामिल करते हुए उन्हें आधुनिकता से जोड़ा। समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य का सोचने का, खाने पीने, पहनने ओढ़ने का तरीका भी बदलता चलता है। वह समाज सापेक्ष परिवर्तनों को आत्मसात करता चलता है। उन सबको इन कहानीकारों ने अपनी कहानियों की वस्तु के साथ जोड़ा। यही एक जागरूक कथाकार, कहानीकार या साहित्य सृजक का धर्म भी होता है कि वह समाज उन्मुख रहता है, विमुख नहीं हो सकता और उन घटनाक्रमों को, उन परिवर्तनों को, उनके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को वह पाठक जगत के सामने प्रस्तुत करता चलता है, जो इन कहानीकारों ने किया भी है। अकहानी का दौर अकविता की तर्ज पर प्रारंभ हुआ। नई कहानी के बाद एक और आंदोलन शुरू हुआ जिसको अकहानी कहा गया और यह अकविता आंदोलन कविता के क्षेत्र में, कविता की दुनिया में आया था। उसी तर्ज पर कथा जगत में, हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में यह अकहानी आंदोलन भी आ गया। इस कहानी का प्रतिपाद्य था विसंगति का बोध कराना या व्यर्थता का बोध कराना। मनुष्य के जीवन में जो विसंगतियां हैं और जो ठलुएपन का, खालीपन का, अपनी अनुपादेयता का जो बोध है वो बोध कराना इस कहानी का, जिसको हम अकहानी के रूप में देखते हैं, यह कराने का प्रयास इस कहानी आंदोलन के कथाकारों ने किया। इस कहानी आंदोलन में संबंधहीनता और संबंध भाव के बीच का जो द्वंद्व है उसको भी उजागर किया गया। संबंध क्या होते हैं, उनका अनुभव क्या है और संबंध जहां नहीं होते या नहीं रहते उनका अनुभव क्या है। इनके बीच का जो द्वंद्व है, इनके बीच की जो पीड़ा है, वेदना है, इन कहानीकारों ने उसे अपनी कहानियों में पात्रों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से उजागर किया। दरअसल उस समय के समाज में, उस समय के भारतीय परिवेश में इस तरह की घटनाएं, इस तरह की स्थितियां घर परिवार में, समाज में प्रकट हो रही थी, दिखाई दे रही थी। और कहानीकार, जैसा हम बार बार कहते हैं कि जो कथाकार या कहानीकार होता है या साहित्यकार होता है, वो तो समाज के प्रतिबिंब को हमारे सामने रखता है, प्रतिबिंबित करता है। समाज के यथार्थ को, उसके घटनाक्रमों को वो बड़ी बारीकी से देखता है। एक फोटोग्राफर की तरह वह उनको अपने मनोमस्तिष्क में दर्ज करता है और फिर समय आने पर, जरूरत पड़ने पर वह उनको प्रस्तुत भी करता है। कभी कभी कहानीकार समाज में अपने चरित्रों को ढूंढता है, जिन चरित्रों की परिकल्पना वो कहानी में लाने के लिए मनोमस्तिष्क में करता है, वो ऐसे चरित्र, ऐसे पात्रों को अपने सामाजिक अनुभवों से जोड़कर फिर कहानी के अंदर लाने की कोशिश करता है, तो कहानी प्रामाणिक हो जाती है, रचनात्मक हो जाती है। पुरानी पीढ़ी को लेकर लिखी गई अकहानी का मिजाज कुछ तीखा है और तेवर कुछ सख्त भी है। यानी इस अकहानी में जो संबंधों में जो बिखराव आ रहा है, विघटन हो रहा है, टूटन आ रही है, यानी पुरानी पीढ़ी के लोग, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता आदि, और नई पीढ़ी के लोग, बच्चे, बहू आदि, इनके बीच में जो दूरियां बढ़ रही हैं, इनके बीच में जो संबंध बिखरते हुए प्रतीत हो रहे हैं, इनको बड़ी बारीकी से, इनको बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से इन कहानीकारों ने चुना है, अपनाया है और नए और पुराने का जो संघर्ष है उसको बखूबी उजागर करने का काम किया है। पति पत्नी के संबंधों में जो बिखराव आ रहा है उसे यह कहानी उग्र रूप में विवेचित करती है। ये जो अकहानी आंदोलन है, ये पति और पत्नी के संबंधों में भी जो दूरियां पैदा हो रही हैं, जो भरोसा टूट रहा है, जो मुद्दे दोनों को
अलग होने के लिए बाध्य कर रहे हैं, ऐसे तमाम प्रश्नों और मुद्दों को इन कहानीकारों ने अपनी कहानियों में पिरोया है, उठाया है। और पत्नी के प्रति पति की जो नफरत का जो इजहार है उसकी प्रस्तुति, क्रोध और बेरुखी का जो इजहार है उसकी प्रस्तुति, ये कहानियां करती चलती हैं। दाम्पत्य जीवन के अविश्वास, यानी जिसे हम बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता या संबंध मानते हैं, पति पत्नी का संबंध, उनके बीच में जो भरोसा टूट रहा है, जो अविश्वास पैदा हो रहा है, वो किन कारणों से हो रहा है, उसमें समाज की भूमिका क्या है, उसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत वृत्ति या अभिरुचि की भूमिका क्या है, उसकी मानसिकता की भूमिका क्या है, इस मानसिकता को जन्म देने के प्रेरक कारण कौन से हैं, इनको बड़ी बारीकी से विश्लेषित किया है। सतीत्व भाव का लोप हो रहा है, जो भारतीय स्त्री की छवि है, उसकी जो पहचान है, वो विलुप्त हो रही है, वो धीरे धीरे गायब हो रही है। पत्नी व्रत जैसे मूल्यों का विघटन, विवाह संस्था पर लगने वाले प्रश्न चिन्ह कि विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, विवाह के बिना भी स्त्री पुरुष एक साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, और उनके साथ तर्क वितर्क करते हुए कहानीकार ने ऐसी कथानक की, ऐसी कथा वस्तु की संरचना तैयार की है। इसे समालोचकों ने निषेध की कहानी भी कहा है। जो परंपरा और परिपाटी से चले आ रहे हमारे मूल्य हैं, हमारी मान्यताएं हैं, उनका निषेध इन कहानियों में साफ दिखाई देता है। जीवन मूल्य, नैतिक मूल्य, मानव मूल्य, साहित्यिक मूल्य और यहां तक कि व्यक्ति मूल्य, इन सब का निषेध इन कहानियों में कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, कहीं पात्र के माध्यम से, कहीं परिवेश के माध्यम से, कहीं भाषा के माध्यम से, कहीं कहानी के उद्देश्य के माध्यम से ये साफ प्रकट होता है, दिखाई देता है। मूल्यहीनता को ही ये कहानीकार जीवन की सार्थकता बनाकर प्रस्तुत करना चाहते हैं। यानी नएपन का एक जुनून है और उस नएपन में वो मूल्यों की अस्वीकार्यता के लिए भी तैयार हैं। वो नहीं चाहते कि वो जो पारंपरिक मूल्य हैं वो उन पर थोपे जाएं, वो उन्हें लादे जाएं। वो एक स्वेच्छाचारिता के साथ जीवन यापन करने की ललक उनके मन में है, इसलिए वो इस तरह की कहानियों का सृजन करते हैं। और एक पाठक वर्ग है ऐसा जिसने इस तरह की कहानियों को पढ़ा, उनका स्वागत भी किया, लेकिन ये कोई बहुत व्यापक फलक का आंदोलन नहीं बन पाया, क्योंकि उस तरह की मानसिकता, उस तरह की कहानियों की पठनीयता भारतीय समाज में विधिवत नहीं हो पाई। कहानी विसंगति बोध की कहानी है, त्रासद स्थितियों की, अकेलेपन और अकेलेपन से पैदा होने वाली समस्याओं की कहानी है। आदमी सामाजिक प्राणी है, अकेला कैसे रह सकता है, लेकिन जब विवाह व्यवस्था को नकार रहे हैं और अकेलेपन की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो अकेलेपन से जो समस्याएं और जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं, जो संघर्ष पैदा हो रहा है, वह भी इन कहानियों के माध्यम से उजागर हुआ है। टूटन बिखरन की, मृत्युबोध की, मृत्युबोध भी आदमी को सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए बाध्य करता है। और जीवन में कभी कभी एक लिजलिजापन आ जाता है, उस लिजलिजेपन की कहानियां भी इस अकहानी आंदोलन में हमें देखने को मिलती हैं। आज के जीवन के नग्न यथार्थ को, जो कुछ है जैसा है उसे उघाड़ना, उसे नग्न करना, उसको इन कहानियों में पिरोया गया और हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। यह कहानी जीवन मूल्यों की विरोधी कहानी भी है। ये मानव पीड़ा और अस्तित्व बोध को व्यक्त करने वाली कहानी है। मनुष्य की तमाम तरह की पीड़ाओं और वेदनाओं को इस कहानी ने उकेरा है, उजागर किया है। यह नारेबाजी और घोषणा पत्रों की दिखावटी कहानी भी है। बहुत जैसे पोस्टरबाजी होती है, जैसे घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं, जैसे बहुत सारे नारे लगाए जाते हैं, और उनका जीवन, उनकी लाइफ कितनी होती है। तो ये कहानी उसी तरह की वस्तु के साथ हमारे सामने आती है। पढ़ने के बाद फिर बहुत ज़्यादा मनोमस्तिष्क पर वो अंकित नहीं हो पाती। यह कथा तत्व का भी विरोध करती है। इसे वो जो पारंपरिक कथानक और कथा वस्तु को प्रस्तुत करने की, उसके माध्यम से कहानी में प्रस्तुत करने की जो वृत्ति थी, उसको भी स्वीकार करने को ये कहानीकार तैयार नहीं है।
यह रोजमर्रा के जीवन के कुछ सहज घटित संदर्भों और संवेदनाओं को जकड़ पकड़ कर चलती है। दैनिक चर्या में, दैनिक जीवन में, जीवन शैली में जो घटनाएं छोटी छोटी होती हैं उनको ये इसमें पिरोकर चलने में विश्वास रखती है। यह अनेक विशृंखल कथाओं को एक श्रृंखला में प्रस्तुत करने का काम भी करती है। यह जीवन की कलात्मकता को अस्वीकार करती है। इसे जो जीवन शैली की कलात्मकता है वो स्वीकार्य नहीं है। एकदम स्वाभाविक नैसर्गिक रूप में जीवन को स्वीकार करना इन्हें अच्छा लगता है। सहज स्वाभाविकता इनकी कहानियों में स्थान पाती है। ऐसे कहानीकारों में ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, रमेश बख्शी, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, गंगा प्रसाद विमल, दूधनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, शानी, विजय मोहन, योगेश गुप्त आदि बहुत सारे कहानीकार हैं, अनेक कहानीकार हैं। इन सब के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सब ने इस अकहानी आंदोलन को सशक्त किया, मजबूत बनाया और एक परिवर्तन की नई राह कहानियों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की। इस अकहानी आंदोलन की प्रसिद्ध कहानियों में ज्ञान रंजन की फेंस के इधर और उधर, शेष होते हुए, संबंध, पिता, कलह, सीमाएं तथा छलांग, शीर्षकों से ही पता लग रहा है कि ये कहानियां कहना क्या चाहती हैं। दूधनाथ सिंह की कहानियों में रीछ, सपाट चेहरे वाला आदमी, दुस्वप्न, प्रतिशोध और इसी तरह आइसबर्ग, ये बहुत सारी उल्लेखनीय कहानियां हैं। ऐसी और भी कहानियां हमें मिलती हैं। रविंद्र कालिया की इस तरह की अकहानी आंदोलन की कहानियों में काला रजिस्टर, अकहानी, क ख ग, 9 साल छोटी पत्नी और एक प्रामाणिक झूठ, ये शीर्षक बता रहे हैं कि कथा वस्तु का विन्यास करते हुए कहानीकार के मन में क्या क्या रहा होगा। श्रीकांत वर्मा की शव यात्रा, संवाद और झाड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण कहानी है। काशीनाथ सिंह की सुबह का डर, लोग बिस्तरों पर और अपने लोग, इसी प्रकार की कहानी है। गंगा प्रसाद विमल की बीच दरार, विध्वंस, मृत्यु भोग, इसी प्रकार की कहानियां हैं। रमेश बख्शी की पिता दर पिता, विजय मोहन की भीड़ के बाद और टट्टू सवार, ये इसी तरह की कहानियां हैं जिन्होंने विरोध की मानसिकता को, अस्वीकृति की मानसिकता को उजागर किया। इस तरह अकहानी आंदोलन बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। इसके बाद एक और कहानी आंदोलन शुरू हुआ जिसको सचेतन कहानी के रूप में देखा गया। इस आंदोलन को कुछ लोग फ्रांस और जर्मन के आधुनिक लेखकों के आंदोलन, जिस आंदोलन को एक्टिविस्ट मूवमेंट कहा जाता है, उस आंदोलन का हिंदी कहानी पर, हिंदी कहानी जगत पर पड़ने वाला प्रभाव माना है। डॉक्टर महीप सिंह, जिन्होंने सचेतन कहानी, एक तरह से उनको इस कहानी का संस्थापक भी कह सकते हैं। डॉक्टर महीप सिंह ने संचेतना नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। उसके संपादक के रूप में उन्होंने दिल्ली लेखक मंडल के माध्यम से इस आंदोलन को शुरू किया, इसका पल्लवन पोषण किया और धीरे धीरे इसको एक मान्यता, एक लोक स्वीकृति भी दिला दी। परिणाम यह हुआ कि संचेतना के माध्यम से शुरू हुआ सचेतन कहानी आंदोलन हिंदी कहानी जगत का एक महत्वपूर्ण आंदोलन बन गया। इस आंदोलन की कहानी और कहानीकारों ने एक तरफ नई कहानी के मैनरिज्म का विरोध किया और दूसरी तरफ अकहानी की मूल्यहीनता और व्यक्तिपरकता से मुक्ति दिलाने की भी कोशिश की। तो अपने से पहले के दोनों जो कहानी आंदोलन थे उनसे अलग, उनके विरोध में इसकी स्थापना हुई। डॉक्टर महीप सिंह इसे जीवन जीने की एक विशिष्ट जीवन दृष्टि बताते हैं। यह एक सचेतनता का सक्रिय जीवन बोध पैदा करने वाला कहानी आंदोलन है। सचेतन दृष्टि
मनुष्य को संपूर्णता में देखना चाहती है। यह कहानी परिवेश के प्रति पूर्णतः समर्पित और संलग्न कहानी है। इसमें मानवीय बेबसी के एहसास को महसूस कराते हुए उससे मुक्ति पाने की सक्रियता या ललक भी साफ दिखाई देती है। इस आंदोलन की कहानियों में मानवीय संबंधों तथा मूल्यों के विघटन को महानगरीय परिवेश से जोड़कर बहुत ही प्रशंसनीय अंदाज में शैली में प्रस्तुत किया गया है। महानगरीय जीवन शैली ने मनुष्य को संवेदना शून्य और गैर रोमांटिक बना दिया है। यानी ये जो भागम भाग है, ये जो बाजारवादी दबाव है, ये जो पैसे के पीछे भागने की ललक है, इसने संबंधों को, हमारे भीतर बैठे हुए अनुराग और प्रेम को न जाने कहां गायब कर दिया है। उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। हमें लगता है कि हमारी अन्य अनेक व्यस्तताएं जीवन की महत्वपूर्ण हो गई हैं और संबंधों का निर्वाह करना, प्रेम संबंधों को, अनुराग संबंधों को महत्व देना, तवज्जो देना, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। ये बात उस दौर की, उस समय की बहुत सी फिल्मों में भी उजागर की जाती रही, उपन्यासों में भी उजागर की जाती रही और यहाँ भी इसको हम देख सकते हैं। वह समझौतावादी हो जाता है, यानी इस दौर का मनुष्य समझौतेवादी हो जाता है। विघटन, मूल्यहीनता के प्रति उसके मन में गुस्सा, आक्रोश और विद्रोह का भाव, यह शेष नहीं रह पाता। यानी कुल मिलाकर वह जो स्थितियां जिस रूप में ले जा रही हैं, जो समाज में जिस तरह से चल रहा है, उसी से एक कंप्रोमाइजिंग स्थिति में, एक समझौतावादी स्थिति में आ जाता है। यौन संबंधों को उसकी महानता के साथ, संदर्भ सापेक्षता के साथ उभार कर उन्हें गहन मानवीय पीड़ा और बेबसी की तिलमिलाहट से भर दिया है। तो ये जो समाज का आधुनिकीकरण का बदलता हुआ जो संदर्भ है, ये किस तरह से हमारे जीवन को, हमारी जीवन शैली को, हमारी जीवन दृष्टि को प्रभावित कर रहा है, ये सब इन कहानियों में, जो सचेतन कहानी है जिसकी शुरुआत डॉक्टर महीप सिंह ने की थी, उसमें उजागर किया गया। इस आंदोलन के विषय में डॉक्टर रामदर्श मिश्र हिंदी कथा जगत के एक स्थापित हस्ताक्षर हैं। उपन्यासों, कहानियों में उन्होंने बहुत काम किया है, सृजन भी किया है, आलोचना भी की है। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, सचेतन कहानी का मनुष्य विवश है, यौन ग्रंथियों से पीड़ित है, मानवीय यातनाओं और द्वंद्वों से ग्रस्त है, किंतु उन्हें समर्पित नहीं, सबको भोगता हुआ कहीं कहीं उससे छूटने की तड़प का अनुभव वह करता चलता है। इन तमाम समस्याओं और चुनौतियों को वो समर्पित नहीं है, लेकिन वो इनके शिकंजों से निकल भी नहीं पा रहा, निकलना चाहता है, उसकी इच्छा है वो वहां से निकले। इन कहानियों में सहजता और सादगी है। ये अकेलेपन को, अजनबीपन को कोई मूल्य नहीं मानती, जिसकी बात हमने पिछले 2 कहानी आंदोलनों के संदर्भ में की। वहां अकेलापन किस तरह से समस्याएं, संकट पैदा करता है। ये मध्यवर्गीय जीवन के मूल्य संक्रमण को प्रामाणिकता के साथ उभारने वाली, उद्घाटित करने वाली कहानियां हैं। इस सचेतन कहानी आंदोलन को महीप सिंह स्वयं, जो उसके संस्थापक हैं और जिन्होंने पत्रिका के माध्यम से इसकी स्थापना की, वो योगेश गुप्त, वेद राही, राजकुमार भ्रमर, कुलभूषण, सुखबीर, जगदीश चतुर्वेदी, मनोहर चौहान, श्याम परमार, बलराज पंडित और नरेंद्र कोहली जैसे कथाकार, कहानीकार इस आंदोलन के साथ जुड़कर कहानी लेखन करते रहे हैं। और निश्चित रूप से हिंदी कथा जगत में जिसकी शुरुआत हम भारतेंदु युग से देखते हैं, द्विवेदी युग से होते हुए प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और प्रेमचंदोत्तर युग में भी कहानियों के छोटे छोटे आंदोलन, जिसमें नई कहानी आया, जिसमें सचेतन कहानी की बात अभी हमने की, अकहानी की बात अभी हमने की, ये आंदोलन आते चले गए। इसके बाद के व्याख्यान में हम समांतर कहानी, सक्रिय कहानी और अद्यतन कहानी की चर्चा भी करेंगे, ताकि ये पूरी यात्रा हमारे सामने प्रकट हो सके, स्पष्ट हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आपने हमारे मित्रों को बता दिया कि हमारे अगले लेक्चर में क्या होने वाला है,
तो सर जो आज का हमारा लेक्चर था उसी से रिलेटेड सर क्या आप हमारे छात्रों को बता सकते हैं वो कौन सी पुस्तक पढ़ सकते हैं उसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए या इन डेप्थ स्टडी के लिए, और या तो पुस्तक या कोई ऑथर वो पढ़ सकते हैं, कोई स्पेसिफिक ऑथर के बुक्स? कहानी पर, उसके उद्भव और विकास पर डॉक्टर रामदरश मिश्र की ही पुस्तक है, और इसी तरह से अन्य बहुत सारे समीक्षक आलोचक हैं जिन्होंने कहानी के उद्भव, कहानी के विकास या ये जो आंदोलन है, इन पर भी अलग अलग पुस्तकें हमें मिलती हैं। और ये जितने कहानीकार हैं, जैसे कमलेश्वर की भूमिकाएं हम पढ़ेंगे कहानियों की, तो हमें इनके बारे में बहुत प्रामाणिक जानकारी मिलेगी। राजेंद्र यादव ने इस पर बहुत काम किया है। इसी तरह से और समीक्षक, आलोचक या कथाकार इस पर बहुत सारी पुस्तकें लिखते हैं, और हिंदी साहित्य के इतिहास आदि पुस्तकों में तो इनका विस्तार से उल्लेख मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है, या मनमोहन सहगल का इतिहास है, या ऐसे इसी प्रकार के आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है। हालांकि वो इतिहास 36 तक जाकर रुक जाता है, उसमें ये सारा विकास हमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन दूसरे जो इतिहास ग्रंथ हैं बाद के, उनमें हमें बहुत सारी ऐसी प्रामाणिक जानकारियां मिल सकती हैं। थैंक यू सर। और सर जैसे कि आपने बात की हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, इस विषय पर काफी रिसर्च हो चुकी है जी। तो क्या हम कहेंगे कि इस विषय पर शायद अब और रिसर्च नहीं हो सकती, या फिर हम अपने छात्रों को कह सकते हैं कि अभी भी वो कुछ इसमें कुछ नई चीज ऐसी तलाश कर सकते हैं, ऐसा कुछ स्कोप है? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी बहुत संभावनाएं हैं। अभी तक जो काम हुए हैं उनमें कहीं कहीं थोड़ी सी आवृत्ति या रिपीटेशन भी हुआ है, लेकिन अभी हिंदी कथा जगत में काम करने की संभावनाएं बहुत हैं। उसके शिल्प को लेकर, उसकी भाषा को लेकर, उसके बदलते प्रतीक और प्रतिमानों को लेकर, उनमें बदलने वाली जो कथा वस्तु का स्वरूप और आधार है उसको लेकर, पात्रों के मनोविज्ञान को लेकर, समाज मनोविज्ञान को लेकर, सांस्कृतिक परिवर्तनों को लेकर और पाश्चात्य प्रभावों को लेकर, ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनमें अभी काम चल भी रहा है और अभी किया भी जा सकता है। तो अच्छा वो स्थिति नहीं है, क्योंकि रुकाव या ठहराव अभी उसमें नहीं है। अच्छा हाँ, तो आगे हम उसको ले जाकर और भी रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि सर ने कहा शिल्प को लेकर, भाषा को लेकर, और भी किसी एस्पेक्ट को लेकर अपने सुपरवाइजर के साथ लगातार बहुत सारे कहानी लेखक कहानियां लिख रहे हैं, लगातार बहुत सारे उपन्यास इस क्षेत्र में आ रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तो कहानियों और उपन्यासों के अनुवाद भी होने लगे हैं भारतीय भाषाओं से, पाश्चात्य विदेशी भाषाओं से। उन अनुदित रचनाओं की हम अपनी रचनाओं के साथ तुलना भी कर सकते हैं। तो एक जो तुलनात्मक अध्ययन का क्षेत्र है कथा जगत में, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो अभी थोड़ा मुझे लगता है उस पर तवज्जो देने की, ध्यान देने की आवश्यकता भी शेष है। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ हम अपने लेक्चर का समापन करेंगे, और हम सर को थैंक यू बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे मित्रों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।